गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आपका अपना यूट्यूब क्लास मैकेनिकल लवर्स में स्वागत है। जैसा कि हम आपको बताए थे, आपका मशीनिंग के लेथ पार्ट ख़त्म होते ही आपको 100 से 150 क्वेश्चन, वो भी प्रीवियस ईयर के, आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ए एक्यूरेट लेथ इन इंडिया इज आइडेंटिफाई एज। क्या बोलता है? भारत में एक सटीक लेथ की इस रूप में पहचान की जाती है। तो जनरली ये ग्रेड 1 से पहचान की जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेड 1। तो इसे ग्रेड 1 से पहचान करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकेंड में। क्या क्वेश्चन पूछता है? लेथ मैंड्रेल कैन बी टर्म एज। पहला ऑप्शन है टेम्पलेट, दूसरा ऑप्शन है गॉज, तीसरा फिक्सर, चौथा जिग। तो लेथ मैंड्रेल को हम क्या कहते हैं, चलिए बताइए। उससे पहले आपको हम दो चीज़ बताते हैं कि फिक्सर और जिग बोलते किसे हैं। फिक्सर बोलते हैं विच होल्ड योर वर्क पीस वाइल इट इज़ बीइंग कट। इसका मतलब है फिक्सर क्या करता है, जब भी हम किसी वर्क पीस को कट करते हैं उसे होल्ड करने में काम आता है फिक्सर। और जिग क्या है? होल्ड द वर्क पीस एंड गाइड द कटर। जिग भी होल्ड करता है और इस साथ में क्या, कटर को गाइड भी करता है। तो लेकिन मेनली हम लेथ मैंड्रेल क्या करता है, सिर्फ होल्ड करने के लिए काम आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फिक्सर। ठीक है, बाकी सारा जो आंसर है हम लास्ट में लिख के, अपने हाथों से लिख के आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। आप लास्ट इस पेज के लास्ट में जाके देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। लेथ एसेसरीज आर डिवाइस एडेड टू ए लेथ टू इम्प्रूव इट्स। क्या बोलता है? खराद सहायक उपकरण इसके खाली स्थान में सुधार करने के लिए एक खराद में जोड़े गए उपकरण हैं। फिनिशिंग, वर्सैटिलिटी, डेप्थ और फेड। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझिए। इसका मतलब होता है एबिलिटी टू एडॉप्ट, मतलब बी एडॉप्ट टू मेनी डिफरेंट फंक्शन और एक्टिविटी। वर्सैटिलिटी का मतलब है कि किसी भी फंक्शन को एडॉप्ट कर लेता है। हम जानते हैं लेथ में हर फंक्शन, बहुत तरह के फंक्शन होते हैं, इसको एडॉप्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्सैटिलिटी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में क्या पूछता है? द पॉइंट एंगल ऑफ खालिस्तान इज 90। मतलब खालिस्तान का बिंदु कोण 90 डिग्री है। किसका होता है? सेंटर पंच का, स्टार्टिंग पंच का, पिक पंच का या पिन पंच का। ये आरआरबी पटना जेई 25/10/2019 में और भोपाल, आरआरबी भोपाल से पूछा गया है। तो बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पॉइंट एंगल ऑफ खालिस्तान किसका 90 डिग्री होता है, बताइए। तो आपको याद रखना होगा कि इसका आंसर होगा सेंटर पंच। सेंटर पंच का एंगल 60 से 90 डिग्री का बीच में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर किसका होगा? सेंटर पंच। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। द स्टैंडर्ड ग्राउंड ड्रिल हैज अ पॉइंट एंगल ऑफ। मानक ग्राउंड ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है? चलिए बताइए। 68 डिग्री, 92 डिग्री, 180 डिग्री और 122 डिग्री। ये आरआरबी इलाहाबाद में पूछा गया है। चलिए बताइए, द स्टैंडर्ड ग्राउंड ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 180 डिग्री। एक्सेप्टेबल फॉर यूज इन वुड, मेटल और प्लास्टिक। कहाँ का यूज होता है? वुड में, मेटल में और प्लास्टिक में 180 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। द इंक्लाइन एंगल ऑफ लेथ सेंटर इज। जो लेथ का सेंटर होता है उसका इंक्लाइन एंगल कितना होता है? पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन है 60, तीसरा 90, चौथा है 45 डिग्री। तो बताइए लेथ एंगल में सेंटर कितना एंगल होता है? तो इसका ऑप्शन में टिक लगा हुआ है कि 60 डिग्री होता है। बट लेकिन अगर हैवी मशीन अगर यूज करते हैं तो उस जगह हम 75 डिग्री यूज करते हैं। याद रखिएगा कि नॉर्मल तो 60 डिग्री यूज करते हैं, लेकिन अगर हैवी मशीनिंग करना है तो उस कंडीशन में हम 75 डिग्री यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया?
बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। इन लेथ एप्रोन इज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ। एक खराद में एप्रन की गति को नियंत्रित कौन करता है, ये बताइए। आपको डायग्राम याद होगा, जिस तरह हम डायग्राम बताए थे कि एप्रोन क्या बेड में लगा होता है, ठीक है। मेनली एप्रोन का यूज क्या होता है? पहला ऑप्शन है चक, दूसरा है टेलस्टॉक, तीसरा कैरेज, चौथा है हेड स्टॉक। बताइए। तो जैसा आपको हम पहले बता चुके हैं कि कैरेज मेनली करता क्या है? थ्रू लीड स्क्रू विद द हेल्प ऑफ हाफ नट्स थ्रेड कटिंग पर्पज। जैसे कि आपको हम बताए हैं कि एप्रोन क्या करता है, किसको कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है कैरेज का मूवमेंट को, किसके थ्रू? लीड स्क्रू के थ्रू विद द हेल्प ऑफ हाफ नट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे 3-4 क्वेश्चन रिलेटेड है। पहला, किसके थ्रू कंट्रोल होता है? तो कैरेज एप्रोन, ठीक है। दूसरा, किस पे होता है? तो लीड स्क्रू होता है, ठीक है। इसका थ्रेड कैसा होता है? एक्सटर्नल थ्रेड होता है। किसके हेल्प के थ्रू करता है? तो हाफ नट के थ्रू करता है, ठीक है। और कौन सा होता है? थ्रेड कटिंग पर्पज के लिए होता है। तो बहुत सारा पूछता है इसमें क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आगे मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे नज़र से, देखिएगा आपको हर साल पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैरेज, ये याद रखिए, इसका आंसर हो गया कैरेज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 पूछता है कि लेथ बेड यूजुअली मेड ऑफ। बताइए कि लेथ बेड किसका बना होता है? स्ट्रक्चरल स्टील का, स्टेनलेस स्टील का, कास्ट आयरन का या माइल्ड स्टील का? चलिए बताइए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेथ बेड क्या चीज़ का बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। क्यों बना होता है कास्ट आयरन का? क्योंकि कास्ट आयरन का जो एब्जॉर्प्शन फैक्टर है बहुत शानदार होता है, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बेड जो बनता है कास्ट आयरन का वो किस प्रोसेस से बनता है? तो प्रोसेस का नाम है कास्टिंग प्रोसेस से बनता है, ठीक है। आप चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन है 11। क्या बोलता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अलाइंग द लेथ टूल विद द वर्क। ठीक है, तो ट्राई स्क्वायर, थ्रेड गोज, स्ट्रेट गोज और सेंटर गोज। तो बताइए विच ऑफ द फ्लोइंग गोजेस इज यूज टू अलाइंग द लेथ टूल विद द वर्क। क्या बोल रहा है कि जब भी हम लेथ का जो टूल के थ्रू जो वर्क पीस को अलाइन करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? इसका आंसर याद रखिएगा, सेंटर गोज के थ्रू। आप भी जब भी लेथ का ऑपरेशन किए होंगे तो मेजर करने के लिए हम सेंटर गोज का यूज करते हैं, याद है? चलिए, याद है आपको। एक क्वेश्चन छूट गया पीछे, जो है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ टिपिकल मैकेनिकल प्रेस। तो कौन सा 4 ऑप्शन में है जो पार्ट नहीं है किसका? मैकेनिकल प्रेस का। पहला ऑप्शन है फ्लाईव्हील, दूसरा ऑप्शन है क्रैंक, इसेंट्रिक ऑफ अदर ड्राइविंग मैकेनिज्म, तीसरा है रैम, चौथा है सैडल एंड स्विvel टेबल। तो बताइए मैकेनिकल प्रेस के लिए हम किसको यूज नहीं करते हैं? चलिए कुछ कुछ आपको बताते हैं। सैडल तो आपको याद है, लेथ में भी करते हैं, मिलिंग में भी करते हैं। सैडल मेनली हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मूवमेंट के लिए होता है। रैम, रैम तो मेनली आपको हम बताए होंगे इसमें क्या नाम है, ठीक है। रैम का यूज़ होता है सेपर मशीन में, आपको बताए थे सेपर मशीन का ऊपर लगा होता था जो रोटेट मतलब आगे पीछे करता था, ठीक है। ये भी एक डायरेक्शन करता था। क्रैंक भी था मूवमेंट के लिए, ये भी सेपर मशीन में आपको याद होगा, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग मैकेनिज्म करता था, उसी से जो रैम कनेक्ट होता था। मेनली ये फ्लाई व्हील नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये फ्लाई व्हील का मतलब ही अलग होता है। फ्लाई व्हील क्या होता है? मेनली यूज टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड हेल्प्स टू ट्रांसमिट एज पर रिक्वायरमेंट। इसका मेनली मतलब होता है कि मेनली क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसमिट करता है एज पर रिक्वायरमेंट। A flywheel is a mechanical device which store rotational energy, kinetic energy, which is proportional to the square of its rotation speed and its masses। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लाईव्हील, ये बता चुके हैं। चलते हैं 13th नंबर में। क्या पूछता है कि 6 सेंटीमीटर डायमीटर है और 20 सेंटीमीटर लॉन्ग वर्कपीस है, रोटेट कर रहा है 200 RPM से। एक्सेल फीड है 0.1 mm पर रेवोल्यूशन। द टाइम टेकन टू मशीन इज। बताइए 6 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा। किसी 6 सेंटीमीटर व्यास और 20 सेंटीमीटर लंबा कार्यखंड जो 200 RPM की गति से घूमता है, अच्छे भरन 0.1 mm प्रति फेरा है, मशीन में लगने वाला समय क्या होगा? जैसा कि हम आपको बताएं
मेरा सारा पार्ट जो आंसर मेरा अपना हाथ से बनाया है वो इस पेज के लास्ट में मिलेगा, जो आप देख सकते हैं। अभी हम वर्बल बता देते हैं, ठीक है। जैसे आपको हम फॉर्मूला बताए थे टाइम निकालने का, तो क्या होता है, टाइम मेनली डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। लेकिन इसमें कौन सा स्पीड होता है, फीड वेलोसिटी होता है। फीड वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, F/n। तो सारा कुछ दिया हुआ है आपको, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, फीड भी दिया हुआ है और एन स्पीड भी दिया है। बस पुट करना है, आपको निकालना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 मिनट। और इसका सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो लास्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 पूछता है द स्पिंडल स्पीड रेंज इन ए जनरल पर्पज लेथ इज डिवाइडेड इनटू स्टेप विच अप्रोक्सीमेटली फॉलोज। एक सामान्य उद्देश्य वाला लेथ मशीन में स्पिंडल की गति प्रास स्टेजों में विभाजित होता है, जो लगभग का अनुसरण करता है। हार्मोनिक का, लॉगरिदमिक का, अर्थमेटिक का। एक और ऑप्शन नहीं दिख रहा है जो जीपी होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो बताइए, आपको एक फार्मूला याद होगा, जो अगर आप मेरे लेक्चर देखे होंगे तो आपको एक फार्मूला याद होगा, जो एन मैक्सिमम स्पीड निकालने का फार्मूला बताए थे। तो मैक्सिमम स्पीड क्या था, एन मैक्स इक्वल टू एन मीन इंटू आर टू द पावर n-1। जब यहाँ आर का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या होगा, एन मैक्स अपॉन एन मीन का पावर 1/n-1, जो किस फॉर्म में होता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के फॉर्म में होता है। इसमें नहीं दिख रहा है, इसका आंसर क्या होगा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होगा। इससे भी आप नहीं समझ रहे हैं तो इस लेक्चर के लास्ट में जाकर देख सकते हैं, लास्ट पेज में सारा फुल डिटेलिंग में बताया हुआ है। सेट और एडजस्ट फॉर अलाइनमेंट और नॉन अलाइनमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द स्पिंडल सेंटर एंड कैरीज ए सेंटर कॉल्ड डेड सेंटर फॉर सपोर्टिंग वन एंड ऑफ द वर्क। धुरी केंद्र के संबंध में संरेखन या गैर संरेखन के लिए सेट या समायोजित करना और काम के एक छोर को समर्थन देने के लिए मृत केंद्र नामक केंद्र के साथ रखना, वो क्या है बताइए। पहला ऑप्शन है कैरेज, दूसरा टेल स्टॉक, हेड स्टॉक, आता है बेड। चलिए इसमें आपको हम टाइम देते हैं, सोच के बताइए। तो इसका आंसर होगा टेल स्टॉक। क्या बोलता है, ठीक है, इसका आंसर है टेल स्टॉक। टिक लगा हुआ पहले से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्या पूछता है, यूजिंग विच मेथड ए मल्टी स्टार्ट थ्रेड इज कट ऑन लेथ। तो मल्टी स्टार्ट थ्रेड कट के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो आप याद रखिएगा बाय सिंगल पॉइंट टूल। इसका ऑप्शन होगा बी, बाय सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। द ग्रुप्स ऑन द ड्रिल आर कॉल्ड। पहला टैंक, दूसरा लैंड, तीसरा फ्लूट, डी आता है बॉडी क्लियरेंस। जो ग्रुप एक ड्रिल में कटा होता है वो किस चीज़ के लिए होता है, वो फ्लूट के लिए होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्लूट। मेनली क्यों फ्लूट कटा होता है, क्योंकि जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो चिप कहाँ से बाहर निकलता है, फ्लूट के थ्रू ही बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 19 क्या है, द मूवमेंट ऑफ द वर्क पीस पर डबल स्ट्रोक इन कटिंग स्पीड इज कॉल्ड। पहला डेप्थ ऑफ कट, दूसरा मिलिंग, तीसरा ग्रूविंग, चौथा फीड। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका मेनली आंसर होगा फीड। फीड का मतलब ही मतलब बोलता है कि द मूवमेंट ऑफ वर्क पीस, मतलब वर्क पीस का जो मूवमेंट होगा पर डबल स्ट्रोक इन कटिंग स्पीड, इसको हम फीड बोलते हैं, ठीक है। फीड मतलब क्या, एक कंप्लीट रोटेशन में कितना मीटर वो अंदर गया उसको हम बोलते हैं फीड। जो कोंकण रेलवे में पूछा गया सवाल है, अच्छा सवाल है। 20th में है, हाउ जार जॉ यूज्ड इन सेल्फ सेंटरिंग चक। बताइए कितने जॉ यूज करते हैं सेल्फ सेंटरिंग चक में, 5, 6, 3 और 4। तो जैसा कि हम जानते हैं सेल्फ सेंटरिंग में 3 चक यूज करते हैं, ठीक है। कितना चक यूज करते हैं, 3 चक यूज करते हैं, जिसे हम डिपेंडेंट चक भी बोलते हैं। वो मेनली किसके लिए होता है, राउंड और हेक्सागोनल शेप के लिए होता है। सेल्फ सेंटरिंग इसलिए बोलते हैं कि एक साइड से उसे हम टाइट करेंगे तो तीनों अपने आप एक साथ अटैच होता है, ठीक है। ये आरआरबी चंडीगढ़ में पूछा गया सवाल है, अच्छा सवाल है। 21 में पूछा जाता है कि कोलेट आर ऑल्सो कोल्डेड। वायर चक, दूसरा कॉम्बिनेशन चक, सेल्फ सेंटरिंग चक और एयर चक। तो कोलेट का आप मेरा लेक्चर देखेंगे तो आप कोलेट का डायग्राम याद आ रहा होगा, ठीक है। मेनली कोलेट को हम 3 जॉ चक भी बोलते हैं,
जो क्या है, सेल्फ सेंटरिंग है और एक यूनिवर्सल चक भी बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ सेंटरिंग और यूनिवर्सल चक भी बोला जाता है। ठीक है, तो कोलेट को भी हम लोग बोलते हैं। जैसे एक और आपको बता देते हैं, देखिए हम जितना हम बोल रहे हैं सारा कुछ लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, आप अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो लास्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कोलेट को अगर 3 जो चक बोलते हैं तो 4 जो चक किसको बोलते हैं, तो जो डॉग चक नाम आता है वो मेनली 4 जो चक होता है। ठीक है, क्या नाम है, डॉग चक। जो क्या होता है 4 जो चक, एक इंडिपेंडेंट जो होता है। इंडिपेंडेंट जो का मतलब आपको सारे जितने भी चौक है, जो 4 चौक है, सबको अलग अलग टाइट करना पड़ता है। ठीक है, मेनली यूज किसके लिए होता है, इरेगुलर शेप के लिए यूज होता है। एक और नाम है हाइड्रोलिक चक। तो हाइड्रोलिक चक किसके लिए यूज करते हैं, वो होता है एयर चेक, ये ऑल्सो नॉन एज हाइड्रोलिक चक। कहीं ऑप्शन में आपको दिख गया हाइड्रोलिक चक तो उसको क्या बोलते हैं, एयर चक भी इसका नाम है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल्फ सेंटरिंग चक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, क्या बोलता है, 4 खाली स्थान कोलेट सीट डायरेक्टली इन द स्पिंडल ऑफ। बताइए, खाली स्थान के लिए स्पिंडल में सीधे कोलेट सीट होती है। बताइए, पहला है टूल रूम लेंथ, बेंच लेंथ, मैन्युफैक्चरिंग लेंथ या स्पेशल पर्पज लेंथ। देखिए दो जगह पूछा हुआ, आरआरबी मालदा में पूछा गया, आरआरबी सिकंदराबाद सेक्शन में पूछा गया है। बताइए, तो कोलेट मेनली किसके लिए यूज करते हैं, एक स्पेशल पर्पज लेंथ है। देखिए जब भी हमेशा याद करें तो सारा को एक साथ कनेक्ट कर लीजिए। जैसे अभी हम कोलेट पढ़ें तो 3 जो चक के लिए होता है, यूनिवर्सल होता है। ठीक है, राउंड और हेक्सागोनल के लिए यूज होता है, एक स्पेशल पर्पज लेते हैं। तो किसी एक पॉइंट का अगर आंसर मिलता है उस सारा को आप क्या कीजिए, मैं अरेंज कर लीजिए, आसानी होगा याद करने में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, विच वन ऑफ द फ्लोइंग लेथ ऑपरेशन इज नॉट डन ऑन ए वर्क पीस हेल्ड इन बिटवीन सेंटर। तो क्या बोलता है कि ऐसा कौन सा लेथ ऑपरेशन है जो वर्क पीस में नहीं होता है, किसके, सेंटर के बीच में। पहला पार्टिंग, अंडर कटिंग बाई प्लंगिंग, थ्रेड कटिंग और नर्लिंग। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए ये क्वेश्चन को हम आपके लिए, हम मेनली कुछ 1 से 2 या 2 से 4 क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ेंगे जो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि इसका ऑप्शन कौन सा क्या होगा, कि केंद्र के बीच आयोजित कार्यक्षेत्र पर निम्नलिखित में कौन सा खराश संचालन नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलते हैं 24 में, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कटिंग स्पीड फॉर कटिंग टूल मटेरियल। तो आपको कटिंग टूल का जो कटिंग मटेरियल है उसका स्पीड का ऑर्डर बताना है। पहला है हाई कार्बन स्टील, सॉलिड टंगस्टन, कार्बाइड, हाई स्पीड स्टील, सेरामिक्स एंड डायमंड। बताइए इसमें से कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, मेरे लिए भी आपको 2 ही दिख रहा है, लेकिन इससे मतलब मत सोचिए, आप सिर्फ ऑर्डर बताइए। तो ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले आएगा हाई कार्बन स्टील, याद रखिए। उसके बाद होगा हाई स्पीड स्टील, उसके बाद होगा सॉलिड टंगस्टन कार्बाइड, उसके बाद होगा सेरामिक, उसके बाद आएगा डायमंड। तो डायमंड सबसे ज़्यादा मटेरियल रिमूव करता है और सबसे ज़्यादा स्पीड होता है। ठीक है, सबसे कम किसका होता है, हाई कार्बन स्टील का। तो यही ऑर्डर होगा, हाई कार्बन स्टील जो सी ऑप्शन में था, HSS, सॉलिड टंगस्टन, कार्बाइड, सेरामिक्स एंड डायमंड, बी ऑप्शन। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ सकता है। सबसे मिनिमम किसका होता है, हाई कार्बन स्टील का, और मैक्सिमम किसका होता है, डायमंड का। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं, बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वर्क होल्डिंग डिवाइस इन अ लेथ। क्या बोलता है, निम्नलिखित में से खराद में वर्क होल्डिंग डिवाइस नहीं है। मैंडल, फ्लोर रेस्ट, फेस प्लेट और टूल पोस्ट। ये आरआरबी बेंगलोर में पूछा गया 9/9/2012 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा टूल पोस्ट। क्यों, टूल पोस्ट वर्क को होल्डिंग नहीं करता है, ये टूल को होल्डिंग करता है। आपको याद होगा टूल पोस्ट में ही कंपाउंड रेस्ट होता था, याद है। ठीक है, आपको और इस जो सारे ऑप्शन है वो याद होगा। मैंडल भी एक सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो होल्ड करने के लिए होता है, फ्लोर रेस्ट भी, फेस प्लेट भी। लेकिन टूल पोस्ट किसके लिए होता है, मेनली टूल होल्डिंग के लिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। सेट ओवर ऑन लेथ डिपेंड्स अपॉन, तो बोलता है लेथ पर जो सेट ओवर होता है वो किस पर निर्भरता करता है। आरआरबी गोरखपुर में पूछा गया है। डायमीटर ऑफ वर्क पीस, अमाउंट ऑफ टेपर, लेंथ ऑफ वर्क पीस या रैक एंगल पर। तो सबसे पहले हम सेट ओवर का मतलब समझ लेते हैं। सेट ओवर क्या होता है? ए डिवाइस बाय विच अ लेथ हेडस्टॉक और टेलस्टॉक कैन बी मूव परपेंडिकुलर टू द वे फॉर टेपर टर्निंग। तो क्या होता है सेट ओवर का मतलब? सेट ओवर का मतलब होता है कि मान लीजिए आप टेपरिंग करने के लिए क्या करते हैं, टेलस्टॉक को परपेंडिकुलर मूव करते हैं। ठीक है, टेपरिंग करने का आपको बहुत तरीका बताए थे ना। एक होता है कंपाउंड रेस्ट एंगल को चेंज करके, सेट ओवर करके, टूल पोस्ट जो टेलस्टॉक होता है उसका पोजीशन को चेंज करके। ठीक है, तो मैंने किसके लिए जो होता है, अमाउंट ऑफ टेपर। तो सेट ओवर का मतलब ही समझ जाइएगा कि टेल स्टॉक को परपेंडिकुलर मूव करते हैं किसके लिए, टेपरिंग करने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्या पूछता है? व्हाट इज द नंबर ऑफ जो इन सेल्फ सेंटर्ड चक। इससे पहले आपको बताए थे, चलिए बताइए कि सेल्फ सेंटर्ड चक के लिए हम कितने जो यूज करते हैं। देखिए बार बार घुमा घुमा के किस सवाल पूछता है। अगर फिर से हम सारा कुछ आपको हम एक बार में सारा आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर होगा 3 जॉ, जिसे हम यूनिवर्सल चक भी बोलते हैं, जो सेल्फ सेंटरिंग चक भी है, जिसे हम कॉलेट भी बोलते हैं। ठीक है, वो भी क्या है, एक सेल्फ सेंटरिंग चक है। देखिए सारा कुछ रिलेटेड है, तो आप याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। सारा कुछ हमेशा रिलेट करके रखिएगा तो हमेशा याद रखिएगा कि सब कुछ घुमा घुमा के पूछता है। चलिए एक क्वेश्चन है जो आपको मैच द फ्लोइंग है। क्या है? लिस्ट 1 में लेथ, सेपर, ड्रिलिंग मशीन और मिलिंग मशीन। लिस्ट 2 में क्या है? फ्लूट, यूनिवर्सल इंडेक्सिंग, लीड स्क्रू, चौथा है रॉकर आर्म। तो बताइए। तो सबसे पहले जो लिस्ट 1 में है सब मशीनिंग है, तो अब मशीनिंग को फटाफट याद करते जाइए। जैसे हम बताते हैं लेथ, लेथ का डायग्राम आपको याद आ रहा है। तो लेथ में क्या होता था? लीड स्क्रू, बेड स्टॉक में लीड स्क्रू लगा होता था। चलिए एक बार सबको बता देते हैं, लीड स्क्रू लगा होता था। लीड स्क्रू क्या होता है? आउटर टेपरिंग होता है, जो मेनली किसको मोमेंट प्रदान करता है? कैरेज को प्रदान करता है। किसके थ्रू? एप्रन के थ्रू। एप्रन में उसका मूवमेंट होता है। ठीक है, और किसके हेल्प से? हाफ नट के हेल्प से। ठीक है, जो थ्रेड कटिंग पर्पज के लिए यूज होता है। देखिए एक ही में कितना सारा क्वेश्चन है, और सारा क्वेश्चन आप देख चुके कि पूछा गया है। चिंता मत कीजिए, मैं सारा कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं आप बोली नहीं पकड़ पा रहे हैं तो लास्ट में सब कुछ लिखा हुआ है। सेपर मशीन, तो सेपर मशीन का डायग्राम याद कर लीजिए। सेपर मशीन में क्या था? एक रोकर आर्म था, याद है? ऊपर में रोकर आर्म जिसमें कटिंग टूल लगाते थे। ठीक है, तो बी का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 3। ड्रिलिंग मशीन में आपको याद, अभी थोड़ा पहले क्वेश्चन बताए थे। ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है? एक फ्लूट लगा होता है। क्यों फ्लूट लगा होता है? जब भी हम ड्रिलिंग करते हैं जो चिप रिमूव होता है वो किसके थ्रू होता है? फ्लूट के थ्रू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब बात करें डी, मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन तो बहुत अच्छा तरीका से बताया है, क्वेश्चन उससे सब बताया इसमें। तो मिलिंग मशीन में क्या होता है? यूनिवर्सल इंडेक्सिंग होता है। आपको इंडेक्सिंग हम बताए थे, क्या है इंडेक्सिंग? एक इंडेक्सिंग में है आपका कि सर्कुलर प्लेट होता है, उसमें इक्वल स्पेस में होल किया हुआ रहता है। ठीक है, चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोलता है? नेम द पार्ट टू सपोर्ट द टूल पोस्ट एंड स्विवल ऑन द क्रॉस स्लाइड टू एनी एंगल। क्या बोलता है? किसी भी कोण पर क्रॉस स्लाइड पर टूल पोस्ट और स्विवल का समर्थन करने के लिए भाग का नाम है फेस प्लेट, सेडल, कंपाउंड रेस्ट और स्पिंडल। चलिए बताइए 29 का आंसर क्या होगा। तो आपको पता है कि मेनली इसका आंसर क्या होगा? कंपाउंड रेस्ट होगा। जो क्यों यूज करते हैं? इसका यूज करते हैं प्रोवाइड एंगल प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। क्या पूछता है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फॉर कैप्स्टन लेथ। कैप्स्टन लेथ थोड़ा याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये भी, इसको भी आपको हम होमवर्क के लिए देंगे। आप इसका आंसर हमें किसमें बताइएगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो विच वन ऑफ कैप्स्टन लेथ का बारे में बताइए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक बताना है। जो रेट ऑफ प्रोडक्शन लो है, लेबर कॉस्ट हाई है, यूज फॉर होल्डिंग जॉब फॉर वेरियस शेप एंड साइज। ठीक है, तो कैप्स्टन लेथ
के बारे में कुछ बताइए। ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। हम आगे भी आपको बता देंगे एक कैपिटल लेथ के बारे में, लेकिन मेनली इसका 30 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब बात करते हैं 31 में क्वेश्चन में, ए लीड स्क्रू विथ हाफ नट्स इन ए लेथ जो फ्री टू रोटेट इन बोथ डायरेक्शन हैज। एक लेथ में हाफ नट के साथ एक लीड स्क्रू जो दोनों दिशाओं में घूमने के लिए स्वतंत्र होता है रखता है, बताइए क्या है। वी थ्रेड, व्हिटवर्थ थ्रेड, ब्यूट्रेस थ्रेड या एक्मी थ्रेड। आज मौसम भी बहुत शानदार है, बारिश हो रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी, मेरे पास माइक नहीं है। तो 31 का आंसर क्या होगा? 31 का आंसर होगा एक्मी थ्रेड, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? एक्मी थ्रेड। एक्मी थ्रेड के बारे में आपको कुछ बता देते हैं। जो 29 जो 2 टीथ होता है उसके बीच का एंगल कितना होता है? 29 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 पे। क्या बोलता है? फॉर कटिंग ऑफ ब्रास विथ ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऑन ए लेथ टूल शुड हैव। बोलता है लेथ पर एक एकल बिंदु कटिंग और औजार द्वारा पीतल की कटाई करने के लिए औजार को रखना चाहिए। नेगेटिव रेक एंगल, पॉजिटिव रेक एंगल, जीरो रेक एंगल और जीरो साइड रिलीफ एंगल। तो इसका ये RRB जेई शिफ्ट 3 में पूछा गया था, तो इसका एंगल हो जाएगा जीरो रेक एंगल। टेंशन मत लीजिए, जब आपको हम कटिंग टूल बताएंगे तो जितने भी रेक एंगल है सारा को आपको हम डिफाइन कर देंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। 33 क्या होगा पता नहीं। लीड स्क्रू ऑफ लेथ से क्वेश्चन था, वही है। द लीड स्क्रू ऑफ लेथ हैज, बताइए द लीड स्क्रू ऑफ लेथ हैज। ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन चलिए लीड स्क्रू के बारे में सारा कुछ फिर से बता देते हैं। जब भी आपको लीड स्क्रू मिला तो किससे रिलेट कीजिएगा? थ्रेड कटिंग से रिलेट कीजिएगा, हाफ नट से कीजिएगा, एक्मी थ्रेड यूज कीजिएगा, यही सब है, ठीक है। ये आपको जो शॉर्टकट ट्रिक है सब आपको हम लास्ट में लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। इस पेज के लास्ट में बहुत शॉर्टकट ट्रिक है। क्वेश्चन 36 में चलते हैं। क्या बोलता है? टम्बलर गेयर्स इन लेथ आर यूज्ड। टम्बलर गेयर कहाँ यूज करते हैं लेथ में? ये RRB कोलकाता और कोंकण रेलवे पूछा गया है। रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड, कट गेयर्स, गिव डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट टू द लेथ कैरेज और ड्रिल अ वर्कपीस। तो बताइए टम्बलर गियर का यूज हम कहाँ करते हैं? बताइए। चारों ऑप्शन आपके पास दिख रहे हैं, बताइए टम्बलर गियर का यूज कहाँ करते हैं। तो इससे पहले आपको हम कुछ टम्बलर गियर के बारे में बता देते हैं। टम्बलर गियर मैकेनिज्म इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लीड स्क्रू। क्या करता है? जो लीड स्क्रू का डायरेक्शन को चेंज करता है एंड फीड रोड इन द लेथ मैकेनिज्म। टम्बलर गियर का मेनली यूज क्या है कि वो डायरेक्शन को चेंज कर देता है, लीड स्क्रू का डायरेक्शन को चेंज कर देता है और फीड प्रोवाइड करता है। बाय इंगेजिंग टम्बलर गियर कैरेज कैन ये मूव ऑटोमेटिकली फ्रॉम टेल स्टॉक इन टू हेड स्टॉक। तो क्या करता है टम्बलर गियर? टम्बलर गियर मेनली आप समझ गए कि मेनली ये ऑटोमेटिकली चेंज कर, ऑटोमेटिकली गियर मतलब ऑटोमेटिकली मूव करवाता है टेल स्टॉक से हेड स्टॉक, किसे? कैरेज को, ठीक है। मेनली आपको पता है कि कैरेज किसके थ्रू मूव करता है? हम एप्रन में घुमाते हैं, कैरेज मूव होता है किसके थ्रू? लीड स्क्रू के थ्रू। तो टम्बलर गियर क्या करता है कि इसका डायरेक्शन को ही, लीड स्क्रू का डायरेक्शन को ही वो चेंज कर देता है, जो ये ऑटोमेटिकली मूव करेगा हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? सी ऑप्शन, गिव डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ टू द लेथ कैरेज। 37 में इसका देखिए, बार बार हम बोले टेंशन मत लीजिए, सारा कुछ लिखा हुआ है पीछे लास्ट में, आप जाकर देख सकते हैं, किसी का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 37 में क्या बोलता है? द लेथ स्पिंडल आर यूजुअली मेड होलो एंड प्रोवाइड विथ। जैसा कि आप जानते हैं जो लेथ का जो स्पिंडल होता है वो कैसा बनाया जाता है? होलो बनाया जाता है, ठीक है। हम प्रोवाइड विथ, क्या प्रोवाइड किया जाता है? इंटरनल टेपर किया जाता है, एक्सटर्नल टेपर किया जाता है, क्या किया जाता है बताइए। तो आपको
हम जो स्पिंडल के बारे में बता रहे थे, जो हेड स्टॉक से कनेक्ट होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी आप चक यूज कर रहे हैं, फेस प्लेट, मैंडल, तो आप स्पिंडल के अंदर डालिएगा तो उसमें क्या होता है, एक इंटरनल टेपर होता है जो उससे क्या करता है, होल्ड कर लेता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनल टेपर, ए ऑप्शन। 38 में बोलता है द गाइडवेज आर, गाइडवेज क्या है, एक फ्लैट टाइप है, डोबिटल टाइप है, वी टाइप है। तो जैसे आपको हम बताए थे गाइडवेज बहुत टाइप का होता है, वी टाइप भी होता है, आई टाइप भी होता है, टी टाइप भी होता है, एस टाइप भी होता है, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन था ऑल ऑफ दिस, तो उसमें आपको टिक करना था। 39 में क्वेश्चन है द टेपर ऑन द लेथ स्पिंडल इज, जो लेथ का स्पिंडल जो टेपर होता है, तो समझ गए कि इंटरनल टेपर होता है, कितना होता है वो आपको बताना है। तो ये मेनली 1/20 होता है, ठीक है, 1/20 होता है, 1 में 20 होता है, ये आप याद रखिएगा। टेपर तो होता है वो भी इंटरनल टेपर होता है, इंटरनल टेपर कितना होता है, 1/20 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, क्या बोलता है द एंगल बिटवीन द लेथ सेंटर इज, जो लेथ सेंटर के बीच में एंगल होता है वो कितना होता है। रिपीट क्वेश्चन है, आपको बता चुके हैं, 60 डिग्री होता है और हैवी मशीन के लिए 75 डिग्री होता है, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 41 में बोलता है द कटिंग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ जॉब इन mm, एन है स्पिंडल ऑफ जॉब स्पीड इन rpm। तो बताइए काटने की गति इसके बराबर होती है जहाँ d mm में है और कार्य के व्यास n स्पिंडल या rpm में कार्य की गति कितना है। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताए थे v इक्वल टू पाई डी एन अपर 1000, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, क्वेश्चन बहुत काम आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। 42 में पूछता है और विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेशन लेथ द स्लोएस्ट स्पीड अडोप्टेड, क्या बोलता है लेथ में जितने भी ऑपरेशन होता है ऐसा कौन सा ऑपरेशन है इसमें स्पीड सबसे कम रखा जाता है। तो बताइए, इसमें ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है लेकिन इसका आंसर हम बता देते हैं। सबसे स्पीड कौन सा ऑपरेशन में रखा जाता है, तो वह है नर्लिंग ऑपरेशन में। जब भी हम नर्लिंग ऑपरेशन करते हैं तो हमेशा स्पीड कम रखते हैं। तो आप पूछिएगा नर्लिंग ऑपरेशन होता क्या है। नर्लिंग का मेन मतलब है जैसे ग्रिपिंग, कोई भी वर्कपीस में अगर आपको ग्रिपिंग प्रोवाइड करना है तो किसके थ्रू करते हैं हम, नर्लिंग प्रोसेस के थ्रू करते हैं, ठीक है। नर्लिंग प्रोसेस के थ्रू हम ग्रिपिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसलिए ग्रिपिंग में क्या होता है कि ग्रिपिंग डायमंड लाइक स्ट्रक्चर का होता है और ग्रिपिंग बहुत बहुत पतला लेयर भी होता है। तो अगर हाई स्पीड रखेंगे तो टूट भी जाएगा, ग्रिपिंग उतना अच्छा बनेगा नहीं। इसी कारण हम स्पीड बहुत कम रखते हैं नर्लिंग प्रोसेस में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। द नेचर ऑफ डायरेक्ट्रिक्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सिलिंड्रिकल सरफेस इन द लेथ इज, बोलता है संचालिका की प्रकृति जो खराद में बेलनाकार सतह बनाने के लिए आवश्यक है। आरआरबी गोरखपुर में पूछा गया है। प्लेन कर्व, सर्कुलर, इंक्लाइन लाइन और स्ट्रेट लाइन। तो आपको याद रखना होगा कि नेचर जो डायरेक्ट्रिक्स है वो किसके लिए होता है, इस एक स्ट्रेट लाइन के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए होता है, स्ट्रेट लाइन के लिए। तो ये तो आपको याद ही रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं। द थ्रेड ऑन द लीड स्क्रू ऑफ ए लेथ आर कोल्ड, क्या बोलता है खराद मशीन के लीड स्क्रू पे जो थ्रेड बना होता है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है एक्मी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, नकल थ्रेड, पिटरेस थ्रेड। तो बताइए 44 का आंसर क्या होगा। जो थ्रेड होता है लीड स्क्रू में, लेथ में, वो क्या चीज़ बना होता है। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, जो थ्रेड और लीड स्क्रू क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है। तो इसका जो इजी ट्रिक है आपको हम बता चुके हैं, आप लास्ट में जाकर देख लीजिएगा इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। सिंपल, बस एक ही से आप सारा याद रखिएगा। कैसे, चलिए फिर से बताते हैं। जहां आपको लीड स्क्रू दिख रहा है तो समझ जाइए कि वो एप्रेन के थ्रू मूव कर रहा है। किसको मूव करवा रहा है, कैरेज को मूव करवा रहा है, ठीक है, कैरेज को मूव करवा रहा है, ठीक है। तो बहुत सा है, एक्मी थ्रेड में कितना एंगल होता है, दो टीथ के बीच में 29 डिग्री होता है। तो एक बार में आप सारा याद रखिएगा कि बहुत रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है इससे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, एक्मी थ्रेड, जो दो टीथ के बीच में 29 डिग्री हो जाएगा। अगर आपको सुनने में समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे लास्ट के वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, हम बार बार बता रहे हैं आपको।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। क्या बोलता है? कैप्स्टन लेथ इज ऑल्सो नोन एज। देखिए फिर पूछ दिया। इससे पहले आपको होमवर्क में हम दिए थे कैप्स्टन लेथ के बारे में, तो बताइए कैप्स्टन लेथ को क्या बोला जाता है? टॉयलेट लेथ, इंजन लेथ, रैम टाइप लेथ और केम टाइप लेथ। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कैप्स्टन लेथ को हम क्या बोलते हैं? आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी बेंगलोर मटेरियल इंजीनियरिंग में पूछ चुका है। चलिए तो इसमें हम आपको बता देते हैं, इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो कैप्स्टन लेथ को हम टूरेट लेथ ही बोलते हैं। तो टूरेट लेथ क्या होता है? टरेट लेथ, इसको टू होना चाहिए, टूरेट लेथ होना चाहिए। इसका आंसर तो ये होगा, लेकिन टूरेट लेथ होता क्या है? टूरेट लेथ होता है इज द फॉर्म ऑफ मेटल वर्किंग लेथ होता है डेट इज यूज फॉर रिपीटेटिव प्रोडक्शन ऑफ डुप्लीकेट पार्ट्स विच बाय नेचर ऑफ देयर कटिंग प्रोसेस आर यूजुअली इंटरचेंज। तो क्या होता है? टूरेट लेथ जो रिपीटेटिव प्रोडक्शन होता है, जो डुप्लीकेट, मान लीजिए कोई डुप्लीकेट पार्ट है, उसका रिपीटेटिव है प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए हम टूरेट लेथ यूज करते हैं और उसी को हम कैप्स्टन लेथ भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन 46 में क्या बोलता है? द मटेरियल कंपनी यूज फॉर मेकिंग मशीन टूल बेड। तो बताइए, देखिए बार बार एक ही चीज, बेड से, लीड स्क्रू से रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। माइल्ड स्टील, अल्मुनियम, ब्रास और एक डी ऑप्शन है कास्ट आयरन। बताइए जो बेड मशीन का जो बेड होता है वो क्या चीज़ का बना होता है? ये कहाँ कहाँ पूछा गया, बहुत बार रिपीटेड है। अभी आपको 10 4 बार 5 बार पहले पूछ चुके हैं। यहाँ पूछ चुका है भुवनेश्वर में, उत्तराखंड में, सब इंजीनियर में, बिहार जे में, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हमेशा याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर, जो मटेरियल होता है टूल बेड का वो बना होता है ग्रे कास्ट आयरन का। क्यों होता है? क्योंकि इसका जो डैम्पिंग फैक्टर है, एब्जॉर्प्शन डैम्पिंग कोफिशिएंट फैक्टर होता है, बहुत ही शानदार होता है। और किसके थ्रू बना होता है? ये कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू बना होता है। बहुत इसमें बहुत सारा सवाल पूछ सकता है। एक और सवाल पूछ सकता है कि हम फिर कौन सा जो पीस यूज करेंगे। तो आप भी जानते हैं कास्टिंग में क्या होता है, इरेगुलर शेप होता है। तो इरेगुलर शेप के लिए आप कौन सा जो पीस यूज करेंगे? तो 4 जो चौक यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि उस चारों डायरेक्शन से होल्ड करता है। ठीक है, बहुत सारा सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो नहीं दिया हुआ है, कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन। चलते हैं 51 में। देखिए फिर पूछ दिया नर्लिंग इज ऑपरेशन ऑफ। अभी आपको तुरंत बताए थे कि नर्लिंग किसके लिए होता है? रफिंग द सरफेस फॉर हैंड ग्रिप। अभी आपको हम बताए थे कि नर्लिंग का मेनली यूज क्या होता है? हैंड ग्रिपिंग करने के लिए। एक डायमंड टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है और नर्लिंग में सब एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें स्पीड सबसे कम रखते हैं। क्यों कम रखते हैं? जैसे बताया था, आप ही ध्यान रखिए कि कोई भी अगर डायमंड टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें आप अगर ज़्यादा स्पीड रखिएगा, हाई स्पीड रखिएगा, तो क्या वो ब्रेकेज हो सकता है, इसलिए हम स्पीड हम कम रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रफिंग द सरफेस फॉर हैंड ग्रिप। चलते हैं 52 में। द कटिंग स्पीड इन टर्निंग ऑपरेशन वुड बी लिस्ट इन केस ऑफ। क्या बोलता है? खरादन टर्निंग कार्य निम्नलिखित में से किसकी काटने की गति सबसे कम होगी? अल्मुनियम ऑयल की, मीडियम कार्बन स्टील की, माइल्ड स्टील की। बताइए 52 का आंसर क्या होगा? चलिए एक ऑर्डर आपको हम इससे पहले भी हम बताए थे। ऑर्डर क्या था कि स्पीड ऑर्डर कोई भी सबसे कम था हाई कार्बन स्टील का और सबसे ज़्यादा था डायमंड का। एक ऑर्डर आपको बता देते हैं, हाई कार्बन स्टील, उसके बाद होता है हाई स्पीड स्टील, उसके बाद कार्बाइड, उसके बाद सेरामिक्स, देन डायमंड। डायमंड टूल का सबसे ज़्यादा स्पीड होता है, तो लास्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं 53 में क्या बोलता है? ऑपरेटिंग ऑफ बिवेलिंग द एक्सट्रीम एंड ऑफ ए वर्क पीस इज नोन एज। तो बताइए तो क्या बोल रहा है? इसका ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है। बोल रहा है कि कोई भी वर्क पीस, मान लीजिए आपका वर्क पीस है, उसका जो एक्सट्रीम एंड होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं बताइए? तो आपको याद होगा कि एक चैम्फरिंग प्रोसेस होता है। चैम्फरिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कोई वर्क पीस का जो एक्सट्रीम एंड होता है वो शार्प रहता है, तो शार्प को हम राउंड शेप देने के लिए हम चैम्फरिंग कर देते हैं। ठीक है, एक सुंदर भी दिखे और शार्प से थोड़ा दिक्कत है, वर्क पीस में कुछ हो गया मतलब एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो मेनली चैम्फरिंग करते हैं उस एंड पार्ट को हटाने के लिए। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा चैम्फरिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। देखिए हाफ नट यूज। अभी जितना भी कुछ बताया है आपको, ठीक है, लीड स्क्रू से
जो एप्रोन के थ्रू चलता है, कैरेज को चलाता है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में मूव करता है, वहाँ गाइडवेज होता है, किसके थ्रू चलता है, हाफ नेट प्रोसेस के थ्रू चलता है। सारा कुछ आपको बता चुके हैं। सारा क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन आप याद रखिए, प्रोसेस सारा कुछ रिलेटेड है उसी से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। अभी तो सब कुछ आप बता चुके हैं। तो मैकेनिज्म डेट लॉक द लेथ कैरेज टू द लीड स्क्रू फॉर थ्रेड कटिंग, सारा उसी से रिलेटेड है। देखिए एक क्वेश्चन, एक बस 4-5 लाइन याद रखिएगा, बार उसी से घुमा घुमा के पूछता है। देखिए ये DMRC जेईई में पूछा गया सवाल है, ठीक है। 55 में क्या है, द टूल लाइफ इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ फ्लोइंग। तो क्या बोलता है, जो हम लोग को टूल यूज करते हैं उसका लाइफ किस किस से अफेक्ट करता है। हम जानते हैं डेप्थ ऑफ कट से पहला ऑप्शन है डेप्थ ऑफ कट, दूसरा कटिंग स्पीड, फीड या ऑल ऑफ देम। हम जानते हैं कि डेप्थ ऑफ कट से भी डिपेंड करता है, कटिंग स्पीड पे भी डिपेंड करता है, फीड पे भी डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। लेकिन मान लीजिए पूछ दे, अगर ऐसा पूछ देता है ऑल ऑफ द एबव नहीं रहता, अगर आपसे पूछ देता कि ज़्यादा कौन करता है, तो एक ऑर्डर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा करता है स्पीड, उसके बाद करता है फीड, उसके बाद डेप्थ ऑफ कट, उसके बाद नोज रेडियस। इसको याद करने का तरीका है SFDR, मतलब स्पीड, फीड, डेप्थ और नोज रेडियस, ठीक है। टेंशन मत लिए, सारा हम लास्ट में लिखा हुआ है, बस आप देख लीजिएगा। अभी आप सुनिए, लास्ट में आपको जिसको प्रॉब्लम हो रहा है लास्ट पेज में आप जाकर देख लीजिएगा। 56 में क्या पूछता है, फॉर अचीविंग ए स्पेसिफिक सरफेस फिनिश इन सिंगल पॉइंट टर्निंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंट्रोल इज। बोलता है एकल बिंदु खरादन में एक विशिष्ट परिष्कृत सतह प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जिसे नियंत्रित किया जाता है वो क्या है। RRB इलाहाबाद का क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। डेप्थ ऑफ कट, कटिंग स्पीड, फीड, टूल, फेक एंगल, क्या आंसर होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ा रहा है लग रहा है। फॉर, क्या है क्वेश्चन, फॉर अचीविंग ए स्पेसिफिक सरफेस फिनिशिंग इन सिंगल पॉइंट टर्निंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है। इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंट्रोल कटिंग स्पीड एंड अदर पैरामीटर्स विल इम्पैक्ट ऑन द वर्कपीस फिनिश, क्या है, मिनिमाइज करता है डिफ्लेक्शन एंड चटर, कीपिंग टूल रिजिडिटी। इसका मेनली यही है कि क्या करता है, डिफ्लेक्शन को मिनिमाइज करता है चटर करने के लिए। स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो रेक एंगल ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं गलत दिखा दिया है। तो स्पीड को हम यूज करेंगे तो रेक एंगल यूज होगा। तो इसका आंसर होगा टूल रेक एंगल, सॉरी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्या क्वेश्चन पूछा था कि जो देखिए टूल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप ऑपरेशन कर रहे हैं और वर्कपीस ज़्यादा हार्ड है तो टूल में एक चटरिंग होने लगेगा, ठीक है, चटरिंग होने लगता है। तो उस चटरिंग को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, रिजिडिटी हम प्रोवाइड करते हैं। तो जानते हैं जितना ज़्यादा स्पीड होगा तो रेक एंगल को उतना इंक्रीज करना होगा, क्यों, तो इम्प्रूव सरफेस फिनिश को इंक्रीज करने के लिए, इतना याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 16 चलते हैं। बोलता है बेड ऑफ लेथ मशीन इज मेड ऑफ ए कास्ट एंड बिकॉज इट इज। देखिए फिर रिपीटेड क्वेश्चन है जो RRB SSC सिकंदराबाद में पूछा गया शिफ्ट 1 में। गुड शॉक एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी पहले ही में आपको दिख गया। 57 क्वेश्चन पूछता है द डिवाइस माउंटेड ऑन लेथ विच कैन बी स्विvel टू एनी एंगल इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन टू फैसिलिटेट द टेपर टर्निंग एंड द थ्रेड कटिंग ऑपरेशन इन नॉन एज। बोलता है कि जो डिवाइस जो माउंट करते हैं लेथ पे होता है, जो माउंटेड होता है लेथ पे, विच कैन बी स्विvel किसी एंगल में घूम सकता है हॉरिजॉन्टल प्लेन टू फैसिलिटेट द टेपर, क्या फैसिलिटेट क्या प्रोवाइड करता है, एक टेपर टर्निंग और थ्रेड कटिंग ऑपरेशन में। तो क्या हेड स्टॉक है, सैडल है, एप्रोन है, क्या है इसका आंसर बताइए। और डी में एक और ऑप्शन है कंपाउंड रेस्ट एंगल। तो कंपाउंड रेस्ट एंगल क्या करता है, मेनली एक एंगल प्रोवाइड करता है जिस जगह आपको काटना है, जिस प्रोसेस में काटना है उसमें लिए। क्या कि द डिवाइस माउंटेड इन लेथ, वैसा डिवाइस जो कहाँ माउंटेड इन लेथ पे है, विच कैन बी स्विvel टू एनी एंगल, कोई भी एंगल में स्विvel कर सकता है, ठीक है। तो आप जानते हो कोई भी एंगल में कर सकता है, अलग अलग प्रोसेस टेपर टर्निंग के लिए, थ्रेड कटिंग के लिए, वो क्या है, कंपाउंड रेस्ट एंगल है। जैसे आपको बताए थे कि जब भी आपको टेपर करना है तो 2 प्रोसेस आपको बताए थे, कंपाउंड रेस्ट एंगल को घुमा के भी, चाहे टूल पोस्ट को सेट ओवर करके भी, वो तरीका है।
58 में क्या क्वेश्चन पूछता है कि लेथ बेड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्शन प्रोसेस। फिर से वही क्वेश्चन, बार बार रिपीट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? कास्टिंग। बस याद कर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, नहीं तो लगता है कि हर बार फिक्स है 2-3 साल में। फॉर टेपर टर्निंग ऑन सेंटर लेथ द मेथड ऑफ सिवेलिंग द कंपाउंड रेस्ट इफ फेड फॉर। देखिए सेम क्वेश्चन पूछ दिया फिर कि कंपाउंड रेस्ट को हम किसी एंगल पर सिवेल कराते हैं, किसके लिए? टेपर टर्निंग के लिए। तो मेथड को क्या बोलते हैं? लॉन्ग जॉब विथ स्मॉल टेपर एंगल, लॉन्ग जॉब विथ स्टीप टेपर एंगल, शॉर्ट जॉब विथ स्मॉल टेपर एंगल। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर आ जाएगा स्मॉल जॉब विथ स्मॉल टेपर एंगल। क्या? शॉर्ट जॉब विथ स्मॉल टेपर एंगल। ठीक है, अगर अच्छा टेपर आपको प्रोवाइड करना है, ऑब्वियसली बात है, अगर आपका लॉन्ग जॉब होगा तो हल्का होगा ना। आप ही समझिए, इसे मान लीजिए कि हम कंपाउंड रेस्ट एंगल को हल्का मूव किए, किसके लिए? टेपर करने के लिए। लॉन्ग जॉब हो तो होगा नहीं, शॉर्ट जॉब होना चाहिए, तो पूरा टेपर देखेगा हमको। क्वेश्चन नंबर 168 में बोलता है व्हाट टाइप ऑफ जिग्स इज यूज्ड फॉर एक्यूरेट स्पेस होल अराउंड ए सर्कुलर पाथ, प्लेट, ड्रिल, टेम्पलेट, इंडेक्सिंग। बताइए। तो इसका तो आंसर आपको सीधा याद होगा कि इंडेक्सिंग। आपको याद होगा, कहीं कि आपको हम और कुछ तो दिया भी नहीं है। ठीक है, आरआरबी गोरखपुर में पूछा। इंडेक्सिंग में आपको क्या बताए थे? इंडेक्सिंग में एक सर्कुलर पार्ट होता है, उसमें इक्वली स्पेस क्या होता है? इक्वली स्पेस होल होता है, जो मेनली किस लिए होता है कि दो टीथ के बीच में एंगल हम प्रोवाइड कर सकें, उसको हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इंडेक्सिंग। 169 में क्या बोलता है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग मशीन इज सुपीरियर टू अदर मशीन इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिशिंग। तो बोलता है जितनी भी ऑप्शन है उसमें से कौन सा मशीन ज़्यादा बेटर है, किस किस बेसिस पे? एक्यूरेसी और सरफेस फिनिशिंग के बेसिस पे। तो आपसे एक्यूरेसी और सरफेस फिनिशिंग के बेसिस में पूछ रहा है कि कौन सा टूल आपका ज़्यादा अच्छा है। तो बताइए मशीन कौन सा अच्छा है। तो पहला मशीन का नाम दिया है स्लोटिंग मशीन, दूसरा मिलिंग मशीन, तीसरा लेथ मशीन, चौथा दिया है शेपिंग मशीन। तो बताइए कौन सा बेटर है। तो आप जानते हैं मिलिंग मशीन सबसे अच्छा होता है, मिलिंग मशीन का ऑपरेशन, खास कर में एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिशिंग के मामला में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 172 पूछता है कि वर्क पीस होल्डिंग डिवाइस इन ए मिलिंग एंड ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड। जो वर्क पीस होल्डिंग डिवाइस होता है मिलिंग और ग्राइंडिंग में, उसको क्या बोलते हैं? पहला है होल्डर, दूसरा जिग, तीसरा टेम्पलेट, डी है फिक्चर। तो आप देख रहे हैं ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो आरआरबी कोलकाता एसएससी 99/2012 में पूछा गया है। होल्डर आप मेनली जाते हैं, जैसे हम आपको वेल्डिंग बताएं तो वहाँ होल्डर यूज करते हैं। फिक्सर का मतलब क्या है? फिक्सर का मतलब होता है फिक्सर भी एक होल्डिंग डिवाइस है जो मेनली कटिंग के समय हम यूज करते हैं। तो इसका आंसर तो हो जाएगा फिक्सर। आप पूछिएगा सर जिग क्या है? जिग भी एक होल्डिंग डिवाइस है, लेकिन ये कटर को गाइड भी करता है। तो मेनली हम मिलिंग में तो कोई कटर को गाइड करने के लिए यूज होता नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फिक्सर। एक कटर द्वारा धातु को हटाने की प्रक्रिया जो कार्यखंड की यात्रा के दिशा के विपरीत घूमता है, क्या कहता है? एंड मिलिंग, डाउन मिलिंग, फेस मिलिंग और अप मिलिंग। बताइए। तो जैसा आपको हम क्वेश्चन में हम बताए होंगे, क्या जब आपको मिलिंग का पार्ट एक तो अलग से लेक्चर दिए थे कि अप मिलिंग क्या होता है और डाउन मिलिंग क्या होता है। अप मिलिंग में क्या होता है कि ये अप मिलिंग में जो कटर है, पेरिफेरी कटर, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है और फीड हम देते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो इसका नाम हो गया अप मिलिंग। तो इसका आंसर तो हो गया अप मिलिंग। ठीक है, मिलिंग के बारे में कुछ और बता देते हैं कि जब अपोजिट डायरेक्शन घूमता है तो क्या करता है? जो वर्क पीस है उसे क्या करता है? उठाने की कोशिश करता है, खींचता है, और नीचे ग्रेविटी फोर्स लगता है। तो हमें क्लैंपिंग अच्छा, अप मिलिंग में क्लैंपिंग अच्छा करना होता है। ठीक है, फोर्स रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, बहुत सा प्रोसेस है। चलिए आप चलते हैं। सेम क्वेश्चन पूछा था हाँ वही क्वेश्चन है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल मैकेनिकल लवर। एनी रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर इंक्वायरी देन कॉन्टेक्ट मी। मेरा ईमेल एड्रेस है
मनदीप सिंह 25 1997 @gmail.com और कमेंट इन आवर चैनल। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं जिस पार्ट में आपको डाउट हो या कुछ सजेशन देना चाहते हैं मेरे पढ़ाने के तौर तरीका पे, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं। देखिए सारा का आंसर हम बता चुके हैं, क्वेश्चन 1 2 3 जो आपको हम बोले वही लिखा हुआ है। ठीक है, सारा क्वेश्चन मेहनत किए हैं। थोड़ा सा रंग अजीब आया क्योंकि मेरा कैमरा उतना अच्छा नहीं है, मोबाइल से हम वीडियो बनाते हैं। 4 का है 5 6 8 9 11 12 13। देखिए 13 का आंसर भी आपको हम लिख के बताए हैं। जो 13 में क्वेश्चन पूछा था आपसे, टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस अपॉन स्पीड वेलोसिटी, जो FN होता है फीड वेलोसिटी पूरा, जिसको 10 मिनट आया था आंसर। एक और जो ज्योमेट्री प्रोग्रेशन का रेशियो पूछा था, देखिए किस टाइप से करते हैं, एन मैक्स इक्वल टू एन मिनिमम r⁻n-1। ठीक है, तो हमेशा GP के फॉर्म में होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, यूजिंग विच मेथड ए मल्टी स्टार थ्रेड कटिंग लेथ सिंगल पॉइंट। 17 19 सब बता चुके हैं आपको। देखिए 3 चक बता चुके हैं आपको, ड्यू टू डिपेंडेंस चक अराउंड हेक्सागोनल होता है। सबको एक साथ हम जितना हो सके उतना डाल दीजिए। जैसे देखिए क्वेश्चन 21 में बताया था आपको, कोलेट को हम 3 जो चक भी बोलते हैं, जिसको सेल्फ सेंटरिंग बोलते हैं, यूनिवर्सल चक भी है। डॉग चक को हम क्या 4 जो चक बोलते हैं। इंडिपेंडेंट जो है यूज फॉर इरेगुलर शेप होता है। हाइड्रोलिक चक को हम एयर चक बोलते हैं। तो एक ही क्वेश्चन में आपको हम सारा कुछ डालने की कोशिश किए हैं। ठीक है, ये है आपका 25 क्वेश्चन नंबर 22 है, 23 24। देखिए ये आपको हम रेशियो बताए थे किसका, कि कटिंग स्पीड का रेशियो क्या है बताए थे। आप क्वेश्चन आया था 24 क्वेश्चन नंबर में। तो क्या है, सबसे पहले होता है हाई कार्बन स्टील, फिर उसको हाई स्पीड स्टील, फिर सॉलिड टंगस्टन कार्बाइड, उसके बाद सेरामिक्स और डायमंड। जानते हैं कि हाई कार्बन स्टील सबसे कम होता है और डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है। 25 में देखिए 26 में एक सेट ओवर क्वेश्चन आया था कि सेट ओवर का मतलब क्या है। तो आपको हम बताए थे कि सेट ओवर का मतलब ये होता है कि जो टेल स्टॉक होता है उसको परपेंडिकुलर मूव करना, उसको ही सेट ओवर बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, फिर वही सेम क्वेश्चन था 3 जो चक के बारे में। फिर आपका एक मैच द फ्लोइंग है जो आपको हम करके बताए थे, यहाँ देख सकते हैं। 29 में है 38, ये तो क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए कैपिटल लेथ को, जो एक क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं कैपिटल लेथ को टूरेट लेथ भी हम बोलते हैं। ठीक है, टूरेट लेथ मेनली किसके लिए यूज होता है, रिपीटेटिव डुप्लीकेट प्रोडक्शन के लिए। जो डुप्लीकेट वर्क है उसको रिपीटेटिव वर्क करने के लिए हम टूरेट लेथ यूज करते हैं, जिसका कैपिटल लेथ भी नाम है। देखिए 31 का एक क्वेश्चन था कि लीड स्क्रू के बारे में। देखिए ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, इसलिए थोड़ा सा एक फैक्टर याद रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए एकमी थ्रेड 2 टीथ के बीच में 29 डिग्री होता है, स्पेशल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। ट्रेपेजॉइडल थ्रेड है फ्रॉम 29 डिग्री। ठीक है, 32 में जीरो रेक एंगल। 33 बताए थे। देखिए 36 में बताया था आपको टम्बलर गियर के बारे में। तो टम्बलर गियर क्या होता है इन लेथ में, तो टम्बलर गियर जैसे आपको हम बताए थे कि मेनली ये जो लीड स्क्रू है उसका डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपको अगर ऑटोमेटिक करना हो, मतलब लेथ मशीन को ऑटोमेटिक करना है, तो हम टम्बलर गियर की यूज़ करते हैं। जैसे आप टम्बलर गियर का डायरेक्शन को चेंज कीजिएगा ऑटोमेटिक, तो अपने ये टेल स्टॉक से हेड स्टॉक में मूव करने लगेगा और आपको एक कांस्टेंट स्पीड प्रोवाइड कर दीजिएगा, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक काम करेगा। तो ये भी आपको हम आंसर बताए थे। 37 में आपको हम बताए थे कुछ बोला था कि स्पिंडल के बीच में किस टाइप का एंगल होता है, तो आपको बताए थे इंटरनल होता है। देखिए डायग्राम देख सकते हैं। गाइड वेयर का टाइप बताए थे। टेपर एंगल कितना होता है 120 होता है, ये बताए थे। ये फार्मूला था πD/1000। तो सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया हुआ है, मैंने खुद से लिख के आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। देखिए कैपिटल लेथ के बारे में बताया आपको, ट्वेल्थ लेथ के बारे में बताया, नर्लिंग के बारे में बताया आपको। ठीक है, देखिए नर्लिंग के बारे में सब बता चुके हैं आपको। 53 में भी कोई क्वेश्चन था कि देखिए कि जो कोई वर्कपीस है, वर्कपीस के जो एंड पार्ट क्या है, शार्प है, वो शार्प को कम करने के लिए हम चैम्फरिंग यूज करते हैं, जो कि लेथ मशीन का ऑपरेशन ही है। देखिए हाफ नट से क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। ठीक है, हाफ नट कहाँ यूज किया जाता है, तो कौन सा मैकेनिज्म में किसके लिए यूज किया जाता है, सारा कुछ बता चुके हैं।
देखिए 2 लैब का क्वेश्चन था, किस पे डिपेंड करता है, तो स्पीड पे भी डिपेंड करता है, फीट पे भी डिपेंड करता है, डेप्थ ऑफ कट पे भी और नोज रेडियस पे भी डिपेंड करता है। याद करने का तरीका है SFDR। ठीक है, सबसे कभी किसी किसी क्वेश्चन पूछ देता है कि डिपेंड तो सब पे करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस पे करता है, तो स्पीड पे करता है। सबसे कम किस पे करता है, नोज रेडियस पे करता है। तो आपके लिए हम सारा क्वेश्चन को अपने हाथों से लिख के रखे हैं। देखिए, अगर इम्प्रूवमेंट फैक्टर कंट्रोल था किसके लिए, जानते हैं कि कोई भी टूल में चैटरिंग ना हो, उसके लिए स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं, तो रेक एंगल भी आपको इंक्रीज करना होगा। 57 बताएं, 58 बताएं, 59 भी। ठीक है, बस यहाँ होता है आपका ख़त्म। और भी किसी तरह की कोई भी जानकारी, किसी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चाहिए और मेरा आपको मेहनत अच्छा लगा है देख के, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। आपका अपना यूट्यूब चैनल मैकेनिक्स लवर्स में स्वागत है।